Hello dear students, I am Avinash Kishore, present again with a new chapter EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसके पहले वाले चैप्टर में हमने मैग्नेटिज्म के बारे में सीखा कि एक चार्ज के मूव करने के कारण करंट मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है, फिर एक चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसको फोर्स कैसे फील होगा, फिर हमने ये सीखा कि करंट कैरिंग कंडक्टर को फील्ड में रखेंगे तो फोर्स कैसे फील होगा, एक लूप को रखेंगे तो टॉर्क आ जाता है, और सारी बातें हमने पिछले लेक्चर में सीखा है। ठीक है, अब इस चैप्टर में हम ये सीखेंगे कि क्या रिवर्स भी पॉसिबल है। मतलब एक करंट कैरिंग कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड से करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसको फैराडे ने कुछ एक्सपेरिमेंट करके चेक किया। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट ऐसा था कि यहाँ पे एक मैग्नेट को रखा गया और इसके सामने एक कॉइल को रख दिया गया, और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर को चेक करने के लिए कि करंट आ रहा है कि नहीं। अब वो इंतज़ार करते रह गए, 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, इंतज़ार करके देख रहे हैं करंट ही नहीं आ रहा है। 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, पूरा दिन निकल गया, रात भर वो जगे रहे पर करंट ही नहीं आया। बस सुबह उठा, माथा खराब हुआ उनका, मैग्नेट पकड़ा और पकड़ के फेंक दिया। जैसे फेंका वैसे ही देखा कि अरे ये तो करंट ही आ गया यहाँ पे। तब उन्होंने ये चीज़ देखा कि मैग्नेट को रखने से करंट नहीं आता है। तो फिर से उस मैग्नेट को वो सामने लाए और जैसे ही इसके पास लेकर गए वैसे ही इसमें करंट फ्लो होने लग गया। फिर जब वो उससे दूर लेके जा रहे थे तो करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई। ठीक है, तो जब इसके पास लेके जा रहे थे तो करंट मान लेते हैं कुछ ऐसा फ्लो हो रहा था। ठीक है, सभी का प्रूफ बाद में आएगा ऐसे। ठीक है, और जब ये दूर जा रहा था तो करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई, करंट की डायरेक्शन ऐसे आ गई थी, इस तरह से। ठीक है, तो इसके बाद ऑब्जर्वेशन के बाद उसने लॉज बनाने शुरू किए। तो सबसे पहली चीज उसने ये कही कि जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंज हो रहा है, रिलेटिवली चेंज हो रहा है, ये नहीं कि मैग्नेट को लेके गए और कॉइल को भी लेके जा रहे हैं ऐसे, तब कोई चेंज ही नहीं हुआ क्योंकि कॉइल भी जा रहा है। तो रिलेटिव टू कॉइल देयर हैज टू बी रिलेटिव मोशन। ठीक है ना, मैग्नेट में बैठ के देखो या कॉइल में बैठ के देखो, देयर हैज टू बी सम मोशन। अगर मोशन नहीं हो रहा तो उनके बीच में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ऐसे, इस तरह से। तो इस कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो जब जब चेंज होगा तब तब यहाँ पे करंट दिखाई देगी। ठीक है, इस तरह से। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है पहले उस पर चर्चा करते हैं, फिर उसके लॉज की तरफ बढ़ेंगे, उसने क्या क्या बात कही वो सारी बातें समझेंगे। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को कैसे डिफाइन करेंगे। इट इज अ नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया। कितने फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं, ठीक उसी तरह से जैसे हमने वहां पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो उसको डिफाइन करेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। वहां भी वही पढ़ा था हमने, ई डॉट एरिया आया था, लेकिन ये तभी होगा जब बी यूनिफॉर्म है। जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो आप डॉट प्रोडक्ट लगा दोगे। ठीक है, अगर ये इस तरह से है कि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन देखने आता है आपको, सरफेस के परपेंडिकुलर एंड अवे होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर एंड अवे, तो इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। ठीक है, तो प्रिफरेबली हम एरिया वेक्टर उधर ही लेंगे जिधर मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक है, काम आसान करने के लिए। ठीक है, अगर बी नॉन यूनिफॉर्म है, इफ बी इज नॉन यूनिफॉर्म, बी इज नॉन यूनिफॉर्म, अगर ये नॉन यूनिफॉर्म है तो आपको इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, एक और बात यहां नोट करना है, ओवर अ क्लोज लूप दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 0। दिस इज कॉल्ड गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। ठीक है, मैग्नेटिज्म में गॉस लॉ ई डॉट डी ए इज क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट था वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। मैग्नेटिज्म में बी डॉट डी ए ओवर अ क्लोज लूप इक्वल्स टू 0। इसका मतलब यह है कि मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, मतलब जितने फील्ड लाइंस निकल रहे हैं वो घूमकर ऐसे वापस आएंगे यहीं पर ही। ठीक है ना, तो एक लूप बनेगा, ये इसका मतलब है। ये मैक्सवेल के इक्वेशन में भी आएगा, मैं बस इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ आपको। ओवर अ क्लोज लूप बी डॉट डी ए इक्वल्स टू 0, मतलब नो मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट। डाइपोल एग्जिस्ट करेंगे, 2 पोल एग्जिस्ट करेंगे, एक से निकल रहा होगा दूसरे से एंटर कर रहा होगा।
ठीक है, टर्मिनेशन नहीं होता उसमें। तो एक कैलकुलेशन करके देखते हैं इस फॉर्मूले को कि अगर बी नॉन यूनिफॉर्म है तो मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसमें तो सिंपल हो गया, डॉट कर दो, काम खत्म। अब मैं करंट कैरिंग कंडक्टर ले रहा हूँ, पुराने चैप्टर का सब यूज़ होने वाला है भाई। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप पुराने वीडियोस देख सकते हैं जाके मैग्नेटिज्म के। तो पहले 2 लेक्चर में इस पे हमने फील्ड कैलकुलेशन का काम किया था, ठीक है। अब ये इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण इस लूप के अंदर आप फ्लक्स कैलकुलेट करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ पे वेरी करता जा रहा है। तो देयरफॉर दिस फार्मूला विल बी एप्लीकेबल। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से x डिस्टेंस पे जाकर एक dx एलिमेंट ले लूँगा, dx। अब ये जो dx है इसमें बहुत ही कम चेंज आएगा मैग्नेटिक फील्ड का, तो इसको अप्रॉक्सीमेटली सेम मान सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो इस पे कितना फ्लक्स होगा, यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड इंटू यहाँ का एरिया। तो यहाँ का एरिया कैसे लोगे, थिकनेस है dx और लेंथ कितना है b, तो एरिया क्या हो गया b dx। अब बताओ इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड यहाँ क्या होगा। तो मैंने पुराने लेक्चर्स में सिखा रखा है आपको कि म्यू नॉट आई बाई 2πx, म्यू नॉट आई बाई 2πx। x क्यों, x यहाँ से यहाँ तक ये दूरी है, x दूरी है, ठीक है, म्यू नॉट आई बाई 2πx, ठीक है। अब इनको इस फॉर्मूले में सेट करो, लेकिन इसको तोड़ने के लिए एक एंगल भी चाहिए। तो एरिया वेक्टर मैंने आपको बताया कि सरफेस के परपेंडिकुलर एंड अवे भी होता है और इन भी होता है। तो मैंने कहा कि मैं उसी डायरेक्शन में लूँगा जिधर मैग्नेटिक फील्ड होगी, दोनों ही हो सकते हैं, नीचे भी ऊपर भी। तो देखो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, इसको ऐसे करंट के डायरेक्शन में थंब रखो, तो फिंगर कर्ल करो, फिंगर की किधर आ रहा है, अंदर, तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, ऐसे अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ठीक है। तो क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इसमें अंदर है तो एरिया वेक्टर भी अंदर लोगे ऐसे। अब अंदर एरिया वेक्टर है तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री आ गया, तो मैंने 0 डिग्री ले रखा है, ठीक है। अब लिमिट कहाँ से शुरू करोगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर। इस पॉइंट की वैल्यू x की a है, इस पॉइंट पे वैल्यू l प्लस a है, l लिया गया है, ठीक है। तो a से लेकर a प्लस l। अब बढ़िया इंटीग्रेशन हो गया, ये dx बाई x ln x होगा, लिमिट रखोगे ये आंसर आ जाएगा। इसको आप लर्न कर सकते हैं, अगर ये लर्न रहेगा तो काफ़ी कैलकुलेशन में आसान पड़ेगा, ठीक है। तो ये था मैग्नेटिक फ्लक्स। अब वापस पहुंचते हैं फैराडे की बात पे, उसने क्या ऑब्जर्व किया और उसने क्या लॉज बनाए, ठीक है। फैराडेज लॉ, फैराडे लॉ में क्या समझ में आया है, उसके एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन निकल रहा है। क्या निकल रहा है जब देखते हैं इस पॉइंट को। देखो जब ये मैग्नेट इसके पास आ रहा था तो करंट की डायरेक्शन ऐसी थी कि इसको अपोज करना चाह रहा था ये, ठीक है। और जैसे जैसे ज़्यादा स्पीड से अगर पास कर रहा था तो ईएमएफ ज़्यादा इंड्यूस हो रही थी। तो उन दोनों को उसने मिलाकर क्या बताया कि ईएमएफ जो इंड्यूस होगी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। रेट ऑफ चेंज मतलब इसको टाइम के साथ चेंज कर दो, डिफरेंशिएट कर दो, तो वो उसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस इंडिकेट कर रहा है कि जो चेंज है उसको अपोज करेगा। अगर ये अपोज नहीं करता, सोचो अपोज नहीं करता, तब तो आप बस एक छोटा सा पुश देकर छोड़ दो और अपने आप ही वो मूव करने लगेगा, फ्लक्स बहुत बढ़ेगा और ईएमएफ इंड्यूस होगी तो एनर्जी आपको गेन हो जाएगा। पर ये वायलेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, इसीलिए ये जो कॉज है उसको अपोज करना ही पड़ेगा उसको, ठीक है। तो ये लेंजेस लॉ पे बेस्ड है। लेंजेस लॉ क्या कहता है कि डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज प्रोड्यूसिंग इट, ठीक है। तो ये लेंजेस लॉ है। अब इसी चीज़ को यहाँ लगाते हैं, तो सोचो करंट कैसी होगी। करंट के लिए आपको 2 जानकारी मुझे देना पड़ेगा। एक की जो नॉर्थ पोल है, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रहा होता है, तो अगर आपको नॉर्थ पोल चाहिए तो करंट इस तरह से होनी चाहिए, ठीक है। देखो ऐसे करके बाहर निकलेगा ना मैग्नेटिक फील्ड, तो बाहर हो गया डॉट, तो नॉर्थ पोल से करंट बाहर निकल रहा, मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रहा होता है, नॉर्थ से बाहर निकल रहा होता है। तो नॉर्थ से बाहर कब निकलेगा, जब करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी, ठीक है। और दूसरी जानकारी आपको ये रखनी है कि साउथ को आप ऐसे लिख सकते हैं ना, इस तरह से साउथ बना सकते हो, ऐसे एस। तो करंट की डायरेक्शन अगर इस तरह से है तो साउथ होगा, और साउथ में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाता है इनटू द प्लेन। तो जब भी इनटू द प्लेन आएगी तो साउथ पोल बनेगा, ठीक है। इसी चीज़ को यहाँ लगाना है।
तो नॉर्थ अगर पास आ रहा है तो नॉर्थ यहाँ पर बनना चाहिए, तो उसको अपोज ये करेगा। वो कैसे बनेगा? जब करंट की डायरेक्शन इस तरह से होगी। अब करंट की डायरेक्शन कैसे बनेगी? आपको नॉर्थ चाहिए, उल्टा उल्टा कर रहा हूँ मैं, उल्टा, ये नॉर्थ है तो यहाँ भी नॉर्थ चाहिए, तो नॉर्थ के लिए करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी। अब ये दूर जा रहा है, दूर, जब ये दूर जा रहा है तो इसको नहीं जाने देगा, यानी कि अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करने के लिए कौन सा पोल चाहिए यहाँ पे? साउथ पोल। तो साउथ बना लो, साउथ, तो पहले साउथ लिख लो ऐसे, तो साउथ बन रहा है, तो देखो करंट की डायरेक्शन ऐसी आ रही है, ठीक है। उसके बाद उसने क्या ऑब्जर्व किया? अगर ज़्यादा तेज फेंक रहे हैं तो ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, ठीक है, इसीलिए चेंज ज़्यादा तो ईएमएफ ज़्यादा। तो ये हो गई बात। अब इस डायरेक्शन चेक करने के लिए मैं 3 एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, फटाफट जल्दी से क्विकली देख लेते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि करंट, इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर की तरफ बढ़ रहा है, dB/dt इज पॉजिटिव, अंदर की तरफ बढ़ रहा है। तो अंदर की तरफ बढ़ रहा है तो इसमें करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी, करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी कि इसको अपोज करेगा। तो सोचो करंट कैसी हो, अंदर फील्ड है तो बाहर होना चाहिए, तो बाहर होने के लिए करंट इस डायरेक्शन में होना चाहिए, ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से करंट हो तभी उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बाहर होगी, तो ये उसको अपोज करेगा। अगर यही dB/dt नेगेटिव होता तो अंदर की तरफ कम हो रहा है तो अंदर की तरफ वो बढ़ाना चाहेगा। बढ़ेगा कैसे? अंदर की तरफ तभी बढ़ेगा जब करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट। तो इंड्यूस्ड करंट तभी प्रोड्यूस होगा जब ये कंडक्टिंग होगी, जब ये कंडक्टिंग रिंग होगी, ठीक है। ईएमएफ इंड्यूस हर केस में हो सकता है, लेकिन करंट तभी होगा जब एक कंडक्टर होगा। अब नेक्स्ट केस लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है लेकिन ये जो लूप है वो आगे बढ़ रहा है। तो देख रहे हो यहाँ पे एरिया बढ़ रहा है ना, यहाँ पे एरिया बढ़ रहा है, तो इस डायरेक्शन में फील्ड बढ़ रहा है, तो उसको कम करना चाहेगा। तो कम तभी होगा जब करंट ऐसी निकलेगी, ऐसे, तो करंट की डायरेक्शन इस तरफ से होगी, ठीक है ना, ऐसे बाहर। अब इसमें देखो क्या है, इसमें ये खुद ही अंदर जा रहा है, तो अंदर जा रहा है तो एरिया इसमें ही बढ़ रहा है, तो एरिया बढ़ रहा है तो फ्लक्स बढ़ रहा है, तो इसमें करंट ऐसी होगी कि इसको अपोज करेगा। तो डॉट है बाहर तो अंदर की तरफ ऐसे क्रॉस बनेगा, तो करंट इस तरह से बनेगी। ये क्या कर रहा हूं मैं बार बार, करंट के कारण फील्ड देख रहा हूं, करंट के कारण फील्ड देख रहा हूं, और वो फील्ड ऐसी होगी कि इसके ऑपोजिट होगी। तो ये डॉट हो गया ऐसे अंदर की तरफ, जबकि फील्ड इसमें बाहर है तो अपोज करना चाहेगा, ठीक है ना। तो ये करंट की ये बेसिक बातें हो गई। अब क्वेश्चन करते हैं, इसमें सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स किस किस तरीके से चेंज हो सकता है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स देखते हैं कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या निकल के आया था, BA cos थीटा। अब देखो या तो B चेंज करे, या तो एरिया चेंज करे, या थीटा चेंज करे, इनमें से कोई भी एक चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले केस लेते हैं जिसमें B चेंज कर रहा है। तो देखो पहले केस लिया मैंने, B इस तरह से डिपेंड कर रहा था, टाइम के साथ वेरी कर रहा था, ठीक है। और मैंने एक क्वेश्चन लिया, ये कंडक्टिंग लूप है, कंडक्टिंग लूप जिसकी रेडियस r है, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है जो चेंज हो रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है। तो सबसे पहले करंट की डायरेक्शन बताओ किधर होगी, टाइम बढ़ रहा है ना, टाइम बढ़ता जाएगा तो ये भी बढ़ता जाएगा, तो यानी कि फ्लक्स अंदर की तरफ बढ़ रहा है। तो अगर ये बढ़ रहा है तो उसको कम करना चाहेगा। कम कैसे होगा, करंट ऐसी होगी कि इसके ऑपोजिट करंट फील्ड होगी, करंट के कारण फील्ड होगी। तो ऐसे करंट बढ़ेगा तभी फील्ड बाहर आएगा। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, इंड्यूस करंट, ठीक है, ठीक है, बात समझ आ गया। अब इसमें फ्लक्स क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया, एरिया क्या होगी πr², करेक्ट। तो अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो डिफरेंशिएशन में ये सारे टर्म तो कांस्टेंट है, केवल t वेरी करेगा, तो बस इसका डिफरेंशिएशन सिंपल हो गया। एंगल देखो क्योंकि ये इस प्लेन में है, तो एंगल मैंने बोला था प्रिफरेबली हम एरिया वेक्टर उधर ही लेंगे जिधर मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो उनके बीच का एंगल 0 डिग्री आ जाएगा। तो πr² और इसका डिफरेंशिएशन b1 हो गया। तो माइनस इंडिकेट कर रहा है केवल करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, ठीक है। अच्छा, और ज़्यादा कुछ नहीं इसमें समझना है कि माइनस क्या है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि ये जो करंट मैंने लिया है ना, अभी जस्ट मैंने लिया था, ये मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करवाया था, ये जो करंट है वो इस तरह से वेरी कर रहा है टाइम के साथ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है करंट ये वाली, ठीक है। तो बताओ इसमें ईएमएफ क्या होगी, ये क्वेश्चन है। तो इसको करने के लिए इंटीग्रेशन से बढ़ने से आसान होगा कि फॉर्मूला को यूज़ कर ले। मैंने कहा था ये फॉर्मूला याद कर लेना बड़ा आसान, बड़ा ही काम का है, ये सेव करेगा टाइम। तो ये फ्लक्स का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, लेकिन डिफरेंशिएशन में सारे टर्म कांस्टेंट नहीं है, ये वेरी कर रहा है, दिस इज द वेरिएबल टर्म,
करंट इज वेरिंग। तो अगर करंट वेरी कर रहा है तो सबसे पहले इस करंट के कारण अंदर में मैग्नेटिक फील्ड होगी, है ना, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगी। अच्छा, उसको हम बाद में यूज करेंगे। अब सुनो, इस आई की वैल्यू यहाँ रखो, तो आई नॉट ई रेज टू माइनस अल्फा टी, बाकी सारे टर्म कांस्टेंट है, ये सब कांस्टेंट है। तो अगर आप डिफ्रेंशिएट करो, इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो ये एज इट इज़ ऐसा का ऐसा रह जाएगा, क्योंकि ए प्लस एल बाई ए सब तो कांस्टेंट ही है, तो केवल ये डिफ्रेंशिएट होगा। मैंने यहाँ से ऐसे सेम टू सेम लिख दिया, इसलिए मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। तो इसका डिफरेंशिएशन ई के पावर में एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेम टर्म होगा, पर इसका कोफिशिएंट जो है वो आगे आ जाएगा, ई के पावर माइनस अल्फा टी। तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप का जो ग्राफ है, इसका एक्सपोनेंशियली टाइम बढ़ाओ तो ये कम होने लगेगा, तो ऐसा होगा कुछ, ठीक है। तो अगर इस तरह से हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, यहाँ पे करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अंदर, ऐसे। तो अब देखो टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है, तो इसमें करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी कि उसको बढ़ाएगा। तो बढ़ाएगा कैसे, जब इधर ही मैग्नेटिक फील्ड हो जाए, इसका करंट भी अंदर होगी, तो करंट इस डायरेक्शन में आएगी क्लॉकवाइज। ये हो गया इंड्यूस करंट, आई इंड्यूस, ठीक है, इंड्यूस करंट। इंड्यूस करंट की मैग्नीट्यूड क्या होगी मैं अभी बताऊंगा। ये ईएमएफ हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड का चेंज पॉजिटिव है, मतलब अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, दोनों ही केस में। आपको सिर्फ ये बताना है कि इस पी पॉइंट पे करंट की डायरेक्शन किधर होगी, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो, ये सारे कंडक्टिंग लूप है, तो इसमें सोचते हैं, ऊपर में आधा सर्कल ले लो, नीचे आधा सर्कल ले लो। तो ऊपर के कारण क्या होगा, क्योंकि अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, तो उसको अपोज करने के लिए करंट ऐसे आनी पड़ेगी, है ना, इस डायरेक्शन में ऐसे, तो इसमें ऐसे होगा। अब नीचे की बात करते हैं। नीचे के कारण भी ऐसे बाहर की तरफ लाना है इसको मैग्नेटिक फील्ड, तो नीचे में इस तरह से करंट होगी। तो देख रहे हो, सेम मैग्नीट्यूड का करंट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, तो क्या होगा यहाँ पे आंसर, आई पी इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखो, मैंने यहाँ पे थोड़ा गैप छोड़ दिया, ठीक, अब इस जगह पे बताना है। तो इसको, ये गैप बिल्कुल ना के बराबर है, बहुत ही कम है, तो इसको सर्कल मान सकते हो, इसको भी सर्कुलर ही मान सकते हो। तो देखो, बाहर का लूप का रेडियस ज़्यादा है, अंदर के लूप का रेडियस छोटा है, तो बाहर में ज़्यादा फ्लक्स चेंज होगा। तो मैं इससे ये सिखाना चाह रहा था कि अगर दो एरिया है और इस तरह से है कि एक का एरिया ज़्यादा दूसरे का कम, तो जो बड़ा एरिया वाला है वही डोमिनेट करेगा। तो बड़े वाले एरिया में बताओ करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, तो अंदर की तरफ फील्ड बढ़ रहा है, तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा ये, तो ऐसे आएगा। अब इस पॉइंट को देखना, क्योंकि ये लूप जो है वो कंप्लीट है, तो करंट ऐसे आ जाएगा इधर, इस डायरेक्शन में ऐसे। अब अगर आपको एक कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट लगेगा कि इस लूप में करंट ऑपोजिट आना चाहिए था ऐसे, पर इसमें इधर जा रहा है, वो इसलिए क्योंकि बाहर वाला लूप जो है वो डोमिनेटिंग है, ठीक है। इस चीज़ को आप इससे भी समझ सकते हैं। मान लो एक ऐसी लूप ले रहा हूं मैं ऐसे, ठीक है। तो अगर यही मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, तो बताओ करंट की डायरेक्शन किधर होगी। तो करंट, ये बड़ा एरिया है ना, तो इसको देखो, तो इससे फील्ड अंदर है, तो बाहर आना चाहेगा ऐसे, ठीक है, बाहर, तो इस तरह से करंट होगी ऐसे, तो इसके कारण करंट बनेगा। तो देख रहे हो, इस छोटे से में अगर आप निकालना चाहते तो आपसे मिस्टेक हो सकता है कि ये इधर आएगा अपोज करने के लिए, लेकिन उसके एरिया कम है, तो ये डोमिनेट करेगा। तो ये सिंपल सी बात हो गई। एक और कैलकुलेशन लेते हैं और उसमें देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या क्या है। तो अब फ्लक्स चेंज करने का नेक्स्ट मेथड की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। इस मेथड में पहले वाले में मैंने बी चेंज किया, दूसरे वाले में मैं एरिया चेंज कर रहा हूँ। तो केस 2 एरिया ऑफ लूप इज चेंज। देखो कैसे, ये एक स्लाइडर है जिसका मास m है, लेंथ l है, ये v वेलोसिटी से इधर मूव कर रहा है, ठीक है। तो आप देख रहे हो धीरे 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 इसका एरिया बढ़ता जाएगा, है ना, एरिया बढ़ता जाएगा। तो मान लेते हैं कि अभी इसकी डिस्टेंस x है,
तो कुछ समय बाद ये जब यहाँ आ जाएगा तो देखो ये बढ़ गया, एरिया बढ़ गया यहाँ पे, जबकि ना बी चेंज हो रहा है ना एंगल चेंज हो रहा है, केवल एरिया बढ़ रहा है। तो यहाँ क्या है ना, सारे के सारे कंडक्टिंग लूप हैं, इसकी रेजिस्टेंस R है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया कि इंड्यूस ईएमएफ बताओ, इंड्यूस करंट बताओ। अब पहले 2 पॉइंट को पहले सॉल्व करते, फिर बाकी का नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको। तो ये v वेलोसिटी से जा रहा था, तो मैं मान लेता हूँ किसी भी समय पे इसका जो डिस्टेंस है वो x है, ठीक है, और ये डिस्टेंस l है, क्योंकि स्लाइडर की लेंथ दे रखी है l, तो ये l लेंथ, ये x। तो एरिया बताओ क्या होगा, व्हाट इज दिस एरिया, दिस एरिया इक्वल्स टू l इंटू एक्स, एरिया इक्वल्स टू l इंटू एक्स। अब इसको डिफरेंशिएट कर, डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन करोगे तो bLx, ये दोनों तो कांस्टेंट ही है, ये बाहर हो गया, dx बाई dt क्या बन गया, वेलोसिटी, है ना। तो अगर क्वेश्चन में ये दिया जाए कि ये वेलोसिटी को कांस्टेंट लेके चलना है, तो क्या ये पॉसिबल है, इसको समझो थोड़ा, देखते हैं। ईएमएफ आ गया BLV, अब उसको रेजिस्टेंस से अगर डिवाइड कर दो तो करंट आ जाएगा BLV बाय आर, करंट आ जाएगा ना BLV बाय आर, तो करंट आ गया। अब ये करंट की डायरेक्शन पे सारा आंसर छुपा हुआ है। करंट की डायरेक्शन किधर होगी, अब सारे कंसेप्ट लगेंगे बेसिक जो मैंने आपको अभी तक सिखाया, कि करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी कि मैग्नेटिक फील्ड जो बाहर है उसको अपोज करना चाहेगा ये, क्योंकि एरिया बढ़ रहा है तो फ्लक्स भी बढ़ रहा है, तो अपोज करना चाहेगा। तो बताओ करंट की डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, बी अंदर है तो करंट ऐसी होगी, तभी फील्ड बाहर आएगा, तो करंट इज एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज द इंड्यूस करंट, ठीक है, आई इंड्यूस। अब I इक्वल्स टू BLV बाय आर, ईएमएफ को रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो, हो गया करंट। अब ये करंट की डायरेक्शन इधर है, करंट किधर है, ऊपर की ओर, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की ओर, तो मैग्नेटिक फोर्स किधर होगा, मैग्नेटिक फोर्स का टर्म क्या होता है भाई, मैग्नेटिक फोर्स कहाँ से आ गया, इसमें बताना है व्हाट इज मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है। तो अगर आपको नहीं पता क्या होता है तो मेरे पुराने वीडियोस को देखो, मैग्नेटिक फील्ड में मैंने आपको बता रखा है सेकंड लेक्चर में मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है। तो मैग्नेटिक फोर्स व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड देन इट एक्सपीरियंसेस फोर्स, किधर होगी, तो इस फॉर्मूले से देखो, मैग्नेटिक फोर्स इज I L क्रॉस B, मैग्नेटिक फोर्स इज I L क्रॉस B। अच्छा, इसमें नंबरिंग थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, ये 3 ही चल रहा है और ये 4 है, हाँ। F एक्सटर्नल रिक्वायर्ड टू मेंटेन इन कांस्टेंट वेलोसिटी, इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले इसको समझना जरूरी है कि ये जो फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स, ये I L क्रॉस B में डायरेक्शन किधर होगी, पहले डायरेक्शन पता करो। तो करंट ऊपर है, L को B से क्रॉस करना है, L को B से क्रॉस करना है, और L कहाँ होता है, शुरुआत से आखिरी के डायरेक्शन में L होता है, सब कुछ मैंने सिखा रखा है आपको पुराने वीडियोस में। तो ये करंट है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो अंदर की तरफ कर्ल करो, तो थंब किधर आ रहा है, लेफ्ट साइड इधर, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, ये हो गया मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, इधर। अब मैग्नेटिक फोर्स इधर है, वेलोसिटी इधर है, तब तो वेलोसिटी कम होने लगेगा। तो अगर मुझे कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराना है तो मुझे एक और फोर्स इधर लगाना पड़ेगा, मुझे एक और फोर्स इधर लगाना पड़ेगा। तो ये है एक्सटर्नल फोर्स और ये है मैग्नेटिक फोर्स। तो जब ये दोनों की वैल्यू बराबर हो जाएगी तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, ठीक है। So when external force is equals to magnetic force, then it becomes constant. So the question was asked, what is the external force required to maintain constant velocity? तो constant velocity maintain करने के लिए आपको magnetic force के बराबर ही external force लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो वैल्यू रख दो यहाँ पे, I L B, I की वैल्यू यहाँ से रखो और L और B, तो B और L दोनों मल्टीप्लाई हो गए इससे, तो B स्क्वायर L स्क्वायर V बाय R, ठीक है, और ये इसके इक्वल हो जाएगा, तो दिस इज एक्सटर्नल फोर्स विच इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक फोर्स। अब रेट ऑफ वर्क डन क्या होगा, व्हाट इज द रेट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। अभी क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स इधर लग रहा है तो ये इसको खींच रहा होगा इसे, और जब वो खींच रहा है तो मैग्नेटिक फोर्स उसको पीछे पुल कर रहा है। यहीं से आपको लेंजेस लॉ का भी प्रूफ मिल जाएगा कि देखो जैसे आप इस स्लाइडर को इधर फेंकोगे तो एक फोर्स ऑटोमेटिकली डेवलप हो रही है जो उसको आगे बढ़ने नहीं दे रहा,
ठीक है, तो अपने आप नहीं होगा, आपको एनर्जी लगाना पड़ेगा। तो लेंजेस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि ये जो एक्सटर्नल फोर्स वर्क कर रहा है, इसी फोर्स का जो वर्क है वही वर्क की जो एनर्जी है वो इसको करंट प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, तो इसका पावर क्या हो गया, पावर हो गया फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स ये रहा, इसको वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दो तो पावर निकल आएगा। तो इस छोटे से इलस्ट्रेशन से मैंने काफ़ी कंक्लूजन आपको दिया है। कंसेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसको समझने के लिए। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स समझना है और उसको खींचने के लिए पावर। एक क्वेश्चन और करते हैं इस पर, अगले एग्जाम्पल में देखते हैं। देखो इस बार क्या है कि ये जो करंट है वो कांस्टेंट है, लेकिन इसके सामने एक बहुत ही लंबी एक रेल है जिसमें स्लाइडर मूव कर रहा है इधर। ठीक है, तो देखो इसमें क्या एरिया वेरी कर रहा है ना, तो एरिया वेरी करने के कारण इसमें ईएमएफ कितनी इंड्यूस होगी ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो फिर से देखो, अगर आपको ये फॉर्मूला याद हो तो काफ़ी आसान हो जाता है। तो उसके लिए क्या करना है, मैं इस पर किसी भी टी टाइम पे जो डिस्टेंस है वो देख रहा हूँ, एक्स डिस्टेंस है ये। ठीक है, दिस इज एक्स डिस्टेंस। अब इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, करंट ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा, ऐसे चारों तरफ इस तरह से होगा। ठीक है, तो मैं किसी भी टाइम पे डिस्टेंस ले लेता हूँ, एक्स है, तो फ्लक्स का फॉर्मूला इस तरह मैंने पीछे कैलकुलेट किया, इसलिए मैं डायरेक्ट यूज़ कर रहा हूँ। तो म्यू नॉट आई एल बाई 2 पाई, इस बी के जगह एल है, तो बाई 2 पाई ए प्लस एक्स बाई ए, ये डिस्टेंस ए प्लस एक्स है। ठीक है, अब सुनो, ईएमएफ निकालना है तो इसको करना है डिफरेंशिएट। तो सारे टर्म कांस्टेंट है, सिर्फ एक्स वेरिएबल है, तो इसको डिफरेंशिएट करो तो ये टर्म आगे आ गया, और फिर डिफरेंशिएशन डी एक्स बाई डी टी, और इसके जगह क्या लिख सकते हो, वेलोसिटी। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये गिवन था कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। कोई फोर्स है जो इस क्वेश्चन में दिखाया नहीं गया, जबकि ये मूव नहीं कर पाएगा कांस्टेंट से, तो गिवन है एक्सटर्नल फोर्स से उसको खींच रहे हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी से खींच के ले जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये हो गए सारे केसेस एरिया में। अब लास्ट केस पहुंचते हैं जिसमें एंगल चेंज हो रहा है। तो एंगल इसमें कैसे चेंज हो रहा है देखते हैं। यहाँ पे मैंने परमानेंट मैग्नेट दो ले लिए, इसका एक नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से जा रहे होंगे फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, अब देखो ना बी चेंज हो रहा है ना एरिया ऑफ लूप चेंज हो रहा है, सिर्फ इसको ऐसे रोटेट कर रहे हैं अपन। ठीक है, रोटेट कर रहे हैं विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है, अब ये ओमेगा से रोटेट हो रहा है। अब सुनो क्या होगा इसमें, इसमें कुछ ऐसा है कि ये है कॉइल इस तरह से, और इसकी जो एरिया वेक्टर है वो इस तरह से है। तो जैसे जैसे आप इसको रोटेट करेंगे तो देखो एरिया वेक्टर भी चेंज होता रहेगा पूरे टाइम, है ना। ये ऐसे कॉइल चेंज हो रहा है तो एरिया वेक्टर भी चेंज हो रहा है। ये ऐसे था, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, पूरे टाइम एरिया वेक्टर चेंज हो रहा है। तो एरिया वेक्टर चेंज हो रहा है तो एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया इज ऑल्सो चेंजिंग। तो किसी भी टी टाइम पे एंगल क्या लिख सकते हो, ओमेगा टी। तो फाई क्या हुआ, बी ए कॉस थीटा, थीटा हो गया ओमेगा टी। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, टाइम का फंक्शन बन गया ये। तो ये सारे टर्म कांस्टेंट है, इससे ओमेगा आगे आ जाएगा, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो माइनस इसके फॉर्मूले में है और एक माइनस इसके कारण आ गया, दोनों प्लस हो गए। तो ये सारे टर्म कांस्टेंट है, बी ए ओमेगा। इसको मैंने लिख दिया ई नॉट, तो ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। दिस इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, जो ऑल्टर कर रहा है साइन, उसकी जो मैग्नीट्यूड है पूरे टाइम चेंज हो रही है, साइन के साथ चेंज हो रहा है। साइन मतलब एस आई जी एन, प्लस भी हो रहा है माइनस भी हो रहा है, एक रेगुलर इंटरवल टाइम के बाद इसकी पोलैरिटी चेंज हो रही है। तो इसको कहते हैं ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज एसी। तो एसी जो अगला चैप्टर पढ़ेंगे उसका जो बेसिक पॉइंट है वो यहीं से आएगा। ठीक है, तो ये हो गया, इसको कॉपी कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब एक छोटा सा टॉपिक है जिसको कहते हैं चार्ज फ्लोन ड्यूरिंग ईएमआई। देखो अभी तक ईएमएफ इंड्यूस निकाल रहे थे, उससे करंट निकाल रहे थे, तो मैं एक पॉइंट समझना चाहता हूँ कि चार्ज कितना फ्लो किया होगा, इसको भी निकाल के रख लेते हैं। ठीक है, तो पहले तो ये बात मैं बता दूँ आपको कि ईएमएफ इंड्यूस होने के बाद करंट तभी फ्लो होगा जब कंडक्टर और क्लोज हो। कहीं भी अगर टूटा हो तो करंट फ्लो नहीं होगी। ठीक है, कंडक्टर होना चाहिए और क्लोज होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने एक ले लिया, एक इस तरह से एक लूप है, इसकी रेजिस्टेंस आर है। ठीक है, अब इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रही है तो करंट फ्लो कर रहा है, तो मैं करंट नहीं चार्ज निकालना चाहता हूँ। तो देखो ईएमएफ क्या होता है, माइनस डी फाई बाई डी टी, और आई क्या होता है, ई बाई आर। ठीक है, तो क्योंकि चार्ज निकालना है तो आई को लिख सकते हैं डी क्यू बाई डी टी।
तो मैं इस फॉर्मूले में पुट कर रहा हूँ, आई की वैल्यू डी क्यू बाई डी टी, ई की वैल्यू माइनस डी फाइव बाई डी टी, ठीक है, माइनस 1/r आ गया, रेजिस्टेंस है ये, ठीक है, डी टी कैंसिल। तो अब इंटीग्रेट करो, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ, चेंज इन फ्लक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ, टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज इक्वल्स टू चेंज इन फ्लक्स डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस से डिवाइड करो चेंज इन फ्लक्स से, तो चार्ज फ्लो कितना है वो पता चल जाएगा। तो इसको अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को देखना ध्यान से, फिर से एक लॉन्ग इन्फानाइट करंट कैरिंग कंडक्टर है और यहाँ पे एक लूप है जिसका लेंथ और ब्रेथ इसकी डायमेंशन है, यहाँ से डिस्टेंस a है, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि इसको मैं रोटेट कर रहा हूँ इस एक्सिस के अबाउट, ये ऐसे था, इसको ऐसे रोटेट करके ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये लगेगा कि इसमें तो फ्लक्स चेंज ही नहीं हुआ क्योंकि एरिया चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, एरिया चेंज नहीं हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड जितना पहले था यहाँ से यहाँ तक उतना अभी भी है, तो आपको लगेगा चेंज इन फ्लक्स कुछ भी नहीं हुआ। तो क्वेश्चन यही पूछा है, फाइंड द चार्ज फ्लोन व्हेन इट इज रोटेटेड अबाउट दिस एक्सिस, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, इसमें क्या चेंज हुआ, तो इसमें चेंज हुआ है, अगर इस केस को मान लो इनिशियल, तो आपने अंदर के तरफ एरिया वेक्टर ले लिया था पॉजिटिव, क्योंकि मैंने कहा था आपको कि मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण ऐसा आता है, तो एरिया वेक्टर प्रिफरेबली हम मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही लेते हैं। तो पहले 0 डिग्री था, तो इनिशियल फ्लक्स वाज पॉजिटिव बिकॉज इट वाज 0 डिग्री, बट अब ये 180 डिग्री से रोटेट हो गया, ऐसा हो गया, तो एरिया वेक्टर पहले इस तरह से था, अब वो रोटेट हो के ऐसे हो जाएगा। तो फील्ड है अंदर, एरिया वेक्टर है बाहर, तो उनके बीच का एंगल क्या हुआ, 180 डिग्री, तो फ्लक्स इज नेगेटिव, ठीक है, ये नेगेटिव फ्लक्स हो गया। तो इनिशियल नेगेटिव है, इनिशियल पॉजिटिव है, फाइनल नेगेटिव है, तो आपको लगेगा कि चेंज तो 0 हुआ, पर नहीं, आप इसको चेंज करो तो फाइनल माइनस इनिशियल करो तो दो माइनस हो जाएंगे, तो ये 2 बार ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड इज 2 टाइम्स इनिशियल, ठीक है, दिस इज चेंज इन फ्लक्स। तो बस चेंज इन फ्लक्स पता चल गया, उसको रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो तो चार्ज फ्लो निकल आएगा, तो दिस इज द चार्ज फ्लो, क्लियर। तो बड़ा ही बेसिक सा एग्जांपल दिया, देखो बार बार ये फॉर्मूला यूज हो रहा है, तो इसको अगर याद रखो तो अच्छी बात है, वरना फिर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को मैं ले रहा हूँ, देखो दूसरे ढंग से पूछा गया है, इस बार करंट वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, टाइम और करंट का ग्राफ गिवन है, और क्वेश्चन है कि चेंज इन फ्लक्स क्या होगा ये निकालना है, फाइंड चेंज इन फ्लक्स। देख रहे हो कैसे कैसे लिंक हो रहा है, छोटा छोटा फॉर्मूला मैं आपको दे रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर रेजिस्टेंस ऑफ द लूप 5 ओम है तो बताओ चेंज इन फ्लक्स क्या हुआ, तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। इस बार आपको ये निकालना, तो ये दोनों अगर पता चल जाए तो आंसर नहीं निकल आएगा। तो इस ग्राफ से करंट और टाइम ग्राफ का जो एरिया होगा, करंट और टाइम ग्राफ का एरिया वो क्या देगा, चार्ज, क्या देगा, चार्ज। तो चार्ज क्या होता है, आई डी टी, मतलब एरिया, एरिया ले लो, हाफ बेस इंटू हाइट, तो ये 2 है ये 4 है, तो हाफ बेस इंटू हाइट करो तो 4 आ गया आंसर, ठीक है। अब रेजिस्टेंस गिवन है 5, तो उसको मल्टीप्लाई कर दो तो 20 हो गया। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर, वेबर, वेबर याद रखना इसको, ये क्वेश्चन हो गया इसमें सॉल्व, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन लिया था मैंने और ये कंसेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और इस पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं, ईएमआई का कॉज क्या है, क्यों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है, ठीक है। फैराडे ने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात कही, वो एक्सपेरिमेंट से उसने बताया कि ऐसा होता है, लेकिन क्यों होता है इसका जवाब नहीं पता था। अब कुछ एक्सपीरियंस के साथ, एक्सपीरियंस के बाद हमने ये कंक्लूजन निकाला, क्रॉस कंक्लूजन, जितने भी थ्योरीज हमें पहले से पता थे उससे हमने कंक्लूजन निकाला कि क्यों होता होगा, ठीक है। तो व्हाट इज द कॉजेज ऑफ ईएमआई, उसको समझते हैं, उस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। तो देखो ईएमआई क्या है, माइनस डी फाइव बाई डी टी इज ईएमआई, है ना, माइनस डी फाइव बाई डी टी इज ईएमआई, वेयर फाई इज बी ए कॉस थीटा। मैंने कई सारे एग्जाम्पल लिए जिसमें आपको मैंने दिखाया कि ये 3 अगर चेंज होंगे तो फ्लक्स चेंज होगा, जिसमें से थीटा चेंज होना और एरिया चेंज होने के लिए, इन दोनों को चेंज होने के लिए मोशन में होना ज़रूरी है, ठीक है, मोशन में होना ज़रूरी है, मतलब हमारे यहाँ नहीं, मूवमेंट में होना ज़रूरी है। तो अगर कंडक्टर मूव कर रहा है तो एरिया चेंज होगी, अगर कंडक्टर रोटेट कर रहा है वो भी मूवमेंट ही हुआ तो एंगल चेंज होगा। तो ये दोनों चेंज तभी होगा जब मोशन में होना चाहिए, और बी चेंज होगा जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाए,
ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज, इसमें चेंज आ जाए तो भी चेंज हो जाएगा। अब हम समझते हैं कि EMI से जो करंट प्रोड्यूस हो रहा था, या EMI मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होना, तो तभी होगा जब चार्जेस का मूवमेंट होगा, और मूवमेंट तभी होगा जब उसको फोर्स फील होगी। फोर्स नेचर में एग्जिस्ट जो कर रहा है, चार्ज पार्टिकल को जो फोर्स फील होगा वो इन्हीं दो टाइप के फोर्स फील हो सकते हैं। हमने पढ़ा है इसके पहले वाले चैप्टर में। अगर अब इसके बारे में नहीं जानकारी है आपको तो आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं मैग्नेटिज्म पे, उस पर मैंने ये बता रखा है कि ये लॉरेंट्ज़ फोर्स क्या होता है। ठीक है, तो चलो इन दो फोर्सेस पे ज़रा बात करते हैं कि QVB के लिए भी मूवमेंट होना ज़रूरी है। तो कंडक्टर अगर मूव करेगा तभी ये फोर्स फील हो सकता है, लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तब फ्लक्स चेंज हो रहा है, उसमें कंडक्टर तो मूव नहीं करेगा। इसका मतलब ये फोर्स एक्सपीरियंस नहीं हो रहा होगा, तो फिर यही फोर्स बचा। इसका मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो, अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो टाइम के साथ, तो एक फोर्स फील होगा चार्ज पार्टिकल को, और वो फोर्स फील होगा QE, वेयर E इज इलेक्ट्रिक फील्ड। बट वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आ गया? इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज पार्टिकल से नहीं आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। तो जब भी टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होगी तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा जिसका स्पेशल नाम है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो व्हाट इज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड? इट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप्ड ड्यू टू टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ज़रा देखते हैं, इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो ज़रा देखते हैं इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, इसको ज़रा समझ लेते हैं। देखो, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको आप मान लो कि ये सिलिंड्रिकल रीजन है, ऐसे सिलिंड्रिकल रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, और वो टाइम के साथ वेरी कर रहा है अंदर की तरफ। ठीक है, तो इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा जिसकी फील्ड लाइंस कोएक्सियल होगी, उसका एक्सिस और इसका एक्सिस सेम होगा। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन कैसे देखोगे? इसकी डायरेक्शन बिल्कुल वैसी ही होगी अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ, कि इसके ऑपोजिट होगी। तो क्रॉस है, ये क्रॉस, तो इस डायरेक्शन में होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से देखेंगे। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। अगर ये फील्ड लाइंस है, फील्ड लाइंस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे? अलॉन्ग द टेंजेंट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, है ना, ये फील्ड लाइंस है। तो देखो, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने पढ़ा था वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाते थे, यहाँ क्लोज लूप बना रहे हैं। तो अगर क्लोज लूप वो नहीं बनाते थे, उससे कंक्लूजन क्या निकल रहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज़ अ कंजर्वेटिव फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड नहीं होगी। इसका मतलब बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आया यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कभी कभी नॉन कंजर्वेटिव भी हो सकता है, लेकिन वो कब होगा? जब मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन के कारण प्रोड्यूस होगी, ना कि किसी चार्ज से। अगर चार्ज से प्रोड्यूस होगा तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगी और वो कंजर्वेटिव ही होगी। तो कंक्लूजन क्या निकला? इट इज़ अ नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। और दूसरा क्या है? इट इज़ नॉट प्रोड्यूस बाय अ चार्ज। ये चार्ज के कारण प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो क्यों प्रोड्यूस हो रहा है? टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें इस रास्ते में अगर आप बढ़ेंगे ऐसे और इसको सभी को इसके पाथ के साथ इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करने के बाद जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही EMF होगा, EMF। ठीक है ना, और EMF की वैल्यू क्या होगी? -d∅dt। तो ये एक फॉर्मूला निकल के आ गया कि E.dl इन अ क्लोज लूप इक्वल्स टू -d∅dt। ठीक है, इसी फॉर्मूले को यूज़ करेंगे और इससे यूज़ करके ये फाइंड करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड है कितनी है वो। ठीक है, तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं। कहाँ पर? जहाँ पर टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो कंक्लूजन क्या निकला? जब भी टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज होगी तो वहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा जिसको बोलेंगे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कंडक्टर मूव कर रहा है तो उसके कारण भी एक फोर्स फील होगा जिसके कारण आपको EMF मिलेगी। वो हम पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट हाफ में, जिसको बोलेंगे मोशनल EMF। तो पहला हिस्सा है इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड है कितनी, फिर उस पर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, देखो, ये है सिलिंड्रिकल रीजन,
जिसमें टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है, ये बी है, और ये डी बी डी टी इज नॉट ज़ीरो, लेट इट बी पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, तो पहला रीज़न लेते हैं आर लेस देन आर, ये आर कैपिटल आर है, दिस इज कैपिटल आर, ठीक है, तो लेस देन आर, तो इधर कहीं लेते हैं ऐसे, ठीक है, दिस इज द रीज़न, तो ये स्मॉल आर है, ठीक है। अब सुनो, इनसाइड पॉइंट पे ले रहे हैं, ठीक है, तो ये फॉर्मूला था ई डॉट डी एल माइनस डी फाई डी टी, वेयर फाई इक्वल्स टू बी पाई आर स्क्वायर, है ना। फ्लक्स क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो ये वाली रेडियस तक का जो फ्लक्स है वो लेंगे, इतने तक का। अच्छा, तो इसके जगह रख दो, अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो ये टर्म तो कांस्टेंट ही है, तो केवल डी बी डी टी रह जाएगा, तो ये टर्म हो गया। अब सुनो, ई और डी एल का मतलब क्या है जी, इस रास्ते से आप जा रहे हो ऐसे क्लोज लूप में ऐसे घूमकर, जब यहाँ से यहाँ आ गए तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ, जितना इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू है। तो डीएल वेक्टर और ई इज अलोंग द टेंजेंट, तो डीएल वेक्टर एंड ई मेक्स एंगल 0 डिग्री विथ इट, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट हो गई, इस जगह पे कांस्टेंट हो गई, तो ये इंटीग्रेशन के बाहर आ गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल रह गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या होगा, 2 पाई आर, टोटल पाथ लेंथ यहाँ से यहाँ तक पाथ लेंथ 2 पाई आर। अब यहाँ से पाई आर कैंसिल हो गए, तो ये फॉर्मूला आ गया। तो अंदर में क्या होता है, माइनस आर बाई टू टी बी बाई डी टी, ठीक है। माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस इंडिकेट कर रहा है कि ई इज इन ऑपोजिट टू द इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ बी। अगर इधर इंक्रीज कर रहा है, इधर अंदर की तरफ, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगी, फील्ड लाइन इस तरह से होगी, ठीक है। अच्छा, अब आर ग्रेटर देन आर, मतलब यहाँ पहुँच गए इस जगह पे, तो ऐसा आपको डाउट हो सकता है कि क्योंकि अपन बाहर आ गए तो यहाँ तो कोई मैग्नेटिक फील्ड है नहीं, तो इधर इंड्यूस ईएमएफ होना ही नहीं चाहिए था, पर ऐसा नहीं है। आप अगर बाहर आ गए तो अब यहाँ पर अगर आप एक कंडक्टिंग लूप रख देंगे, इसमें एक कंडक्टिंग लूप रख देंगे, तो इसके चार्जेस को भी फोर्स फील होगा और इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी, जबकि मैग्नेटिक फील्ड इतने अंदर तक है, ठीक है। तो फिर से उस फॉर्मूले को लगाएंगे, आर ग्रेटर देन आर, सिर्फ अंतर ये होगा कि फ्लक्स के लिए रेडियस कैपिटल आर तक ही होगी, यहाँ तक नहीं होगा फ्लक्स, फ्लक्स इसके अंदर तक का ही चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अब डिफ्रेंशिएट करो तो डी वी बाई डी टी रह गया, लेकिन इधर डी एल का डिफ्रेंशिएशन 2 पाई आर होगा, मतलब इस पूरे रास्ते में आप चल के आ गए 2 पाई आर, तो 2 पाई आर हो गया, तो पाई ही केवल कैंसिल होगा, आर कैंसिल नहीं होगा, तो आर स्क्वायर बाई 2 आर हो गया, ठीक है, ये हो गया। तो इसको ग्राफ से अगर आप देखोगे तो फॉर आर लेस देन आर, फॉर आर लेस देन कैपिटल आर, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और फिर उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है, क्लियर है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक के कारण नहीं है, किसी चार्ज के कारण नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने के कारण है, ठीक है। तो इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं, जिसपे मैं मैकेनिक्स भी इन्वॉल्व करके दे देता हूँ उस पर, ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें मैकेनिक्स और ये कंसेप्ट काफ़ी मिक्स करके पूछा गया है, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, ज़रा देखो इस पॉइंट को। यहाँ एक व्हील है, व्हील, वो साइकिल का जैसे पहिया होता है वैसा है, व्हील है, उसके सर्कमफरेंस में चार्ज रखा हुआ है Q, ठीक है, और यहाँ पे स्पोक्स लगे हैं, ये जो स्पोक्स हैं वो मासलेस दिए हुए हैं क्वेश्चन में, ठीक है, सिंपल रखने के लिए। यहाँ पे स्ट्रिंग है और सेंटर पे ऐसे बांध के लटकाया गया है, तो ये शेप रिंग के तरह बन गया, ठीक है, मास m है, रेडियस r है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से सेटअप था, ऐसे, ठीक है, यूं, इस तरह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, बी मैग्नेटिक फील्ड तब से ऑन था, है ना, तब से ऑन ही है। अब क्या होता है, सडनली इस मैग्नेटिक फील्ड को ऑफ कर दिया जाता है, सडनली। तो जैसे ही सडनली ये ऑफ होगा, तो इमीडिएटली जस्ट ऑफ करने के बाद इमीडिएटली उस व्हील की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड को बंद करने के इमीडिएटली बाद उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करें,
कि देखो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है और ये जो रीजन है ये सिलेंड्रिकल रीजन है, तो सिलेंड्रिकल रीजन में इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा क्योंकि वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो आप इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगा दो, और कितने दूर तक है ये, कैपिटल आर रेडियस तक है, कैपिटल आर, तो स्मॉल आर की वैल्यू हो गई r/2 d/dt। माइनस मैंने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि डायरेक्शन बताता है वो माइनस, तो हमें पता है डायरेक्शन किधर होगा, ठीक है। अच्छा, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी बताओ, टाइम के साथ इधर कम हो रहा है, इस डायरेक्शन में कम हो रहा है, यानी कि बढ़ रहा है इधर, है ना। याद करो कैसे मैंने बताया था कि जिधर फॉल होगा, जिधर कम होगा, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो इस डायरेक्शन में कम हो रहा है मतलब इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, ठीक है, तो बढ़ने के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, तो इधर बढ़ रहा है इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ऐसे ना होकर ऐसे होगी, ठीक है ना, इस तरफ से होगी, मतलब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे सेटअप हो जाएगा, ऐसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होने से मतलब नहीं है मुझे, फील्ड लाइन से मतलब नहीं है, मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स किधर फील होगी ये बताओ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा टेंजेंशियल होता है, ऐसे है ना, ऐसे टेंजेंशियल होता है, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स फील होगी Q इंटू ई, एंड इट एक्ट्स टेंजेंशियली, ठीक है, Q इंटू इंड्यूस फील्ड एक्ट्स टेंजेंशियली। तो टॉर्क इसके कारण प्रोड्यूस होगी क्योंकि टेंजेंशियली फोर्स लग रहा है ना, ऐसे है तो ऐसे घूम जाएगा वो, तो टॉर्क क्या प्रोड्यूस होगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज r। तो फोर्स यहाँ से रख दो, फिर E को यहाँ से रख दो, तो ये टॉर्क का फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ एक और कंसेप्ट लगेगा कि सडनली ये पॉइंट हो रहा है, सडनली, तो सडनली होने के कारण एंगुलर इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन लगा सकते हो क्योंकि सडनली की बात हो रही है। तो एंगुलर इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ टाउ डी टी इक्वल्स टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, ये एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है, चेंज। तो इनिशियली एंगुलर वेलोसिटी 0 था, फाइनली ओमेगा हो जाएगा, तो चेंज क्या हुआ, आई ओमेगा माइनस 0, ठीक है। अब टाउ डी टी क्या होगा, यहाँ से टाउ ये रहा, डी टी यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, तो डी टी हो गया कैंसिल। अब ये सारे टर्म कॉन्स्टेंट है, सब बाहर आ गए, इंटीग्रेशन ऑफ डी बी इक्वल्स टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ, फाइनली 0, इनिशियली b, तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इज -b, ठीक है। लेकिन माइनस इंडिकेट करता है बस डायरेक्शन, और डायरेक्शन मैंने बता दिया है कि कैसे देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो चेंज अपन यहाँ ले सकते हैं केवल b और आई ओमेगा, आई क्या होगा क्योंकि ये रिंग है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लोगे, mr², तो mr² इंटू ओमेगा, और यहाँ से ओमेगा निकल आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का, मैंने एक अपर लेवल का क्वेश्चन ही ले लिया, एक ही क्वेश्चन लिया मैंने, ठीक है। अब इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ लगेगा जहाँ पे सिलिंड्रिकल रीजन का फॉर्मूला ये है, इससे केवल सिलिंड्रिकल रीजन का फॉर्मूला है, और हमारे सिलेबस में केवल सिलिंड्रिकल शेप का ही मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने वाला मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये था इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसके नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ेंगे, मोशनल ईएमएफ की तरफ, ठीक है। तो मोशनल ईएमएफ समझते हैं क्या होता है। मोशनल ईएमएफ में सबसे पहले मैं ट्रांसलेशनल मोशन दिखाऊंगा आपको, ठीक है। मोशन हो रहा है तो ट्रांसलेशन भी हो सकता है, रोटेशन भी हो सकता है, तो ट्रांसलेशनल मोशन देखते हैं। मान लो एक कंडक्टर है जो मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे मूव कर रहे हैं, ठीक है, कंडक्टर है मूव कर रहा है इधर। अब मैंने आपको बताया कि फोर्स का जो फॉर्मूला है वो यही दोनों लगने वाला है, ये है ना, लॉरेंस फोर्स जो होता है, इसके बारे में हमने पढ़ लिया। ये क्यों आया, बिकॉज ऑफ इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये क्यों आएगा, बिकॉज ऑफ मोशनल ईएमएफ, है ना। तो इस मोशनल ईएमएफ के बारे में स्टडी करते हैं। तो सुनो, अगर एक कंडक्टर है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है जो प्लेंटी ऑफ नंबर्स में है। तो अगर कंडक्टर इधर मूव कर रहा है तो नेगेटिव चार्ज भी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो नेगेटिव चार्ज को फोर्स क्या फील होगा, V क्रॉस B, V पर ये पॉजिटिव चार्ज को फोर्स फील होता है, पॉजिटिव को। तो नेगेटिव को किधर फोर्स फील होगा, नेगेटिव को, तो नेगेटिव यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है उसको नीचे फोर्स फील होगा, तो सारे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्जेस यहाँ आके जमा होने लगेंगे, ठीक है। और क्योंकि ये न्यूट्रल है कंडक्टर तो उतना ही पॉजिटिव इधर दिखने लगेगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक। अब क्योंकि धीरे धीरे चार्जेस का यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा है तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अलग हो रहे हैं।
तो उसके कारण क्या होगा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, ठीक है ना, ये इंड्यूस फील्ड नहीं है, ई हो जाएगा। तो बताओ ये जो इलेक्ट्रॉन है उसको फोर्स क्या फील होगा, Q इंटू ई फील होगा ना। तो Q क्या है यहाँ पे, E है, तो ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स फील होगा, तो वो कितना हो जाएगा, E इंटू ई। अब मैग्नेटिक फोर्स नीचे के डायरेक्शन में फोर्स फील हो रहा है, V क्रॉस B नीचे फील हो रहा था, है ना, ये F मैग्नेटिक था। अब क्या है कि धीरे धीरे चार्ज जमा होना शुरू होगा, तो धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो एक समय क्या होगा कि ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो अगर ये इक्वल हो गए तो अंडर इक्विलिब्रियम नेट फोर्स इज जीरो, और फोर्स क्या लग रहा है, यही वाला फॉर्मूला में लग रहा है, तो दिस इज द फोर्स दैट शुड बी इक्वल्स टू जीरो। तो माइनस ई इधर भेज दो तो जीरो हो गया, तो ई इक्वल्स टू क्या आया, माइनस वी क्रॉस बी। तो माइनस वी क्रॉस बी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वी क्रॉस बी के ऑपोजिट होगी, और वही हो रहा है। देखो वी क्रॉस बी ऐसे कर दो, उसके ऑपोजिट में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया, ठीक है। लेकिन मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, बिकॉज मोशनल ईएमएफ से क्या निकालना है, ईएमएफ क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द रॉड वो कैसे निकलेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है, उसको ई डॉट डी एल कर दो, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। ये हमने इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी पढ़ा था, ई डॉट डी एल इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस। ई ये रहा, इसको यहाँ रखो, तो एक माइनस यहाँ एक माइनस यहाँ, दोनों प्लस हो गए। अब ये इंटीग्रेशन हो गया, तो ये फॉर्मूला आ गया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द रॉड। तो इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या आया, ये आ गया। लेकिन अगर v और b यूनिफॉर्म है, दैट इज वेलोसिटी नहीं बढ़ रही है, कांस्टेंट है वो, और b भी कांस्टेंट है, तो ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। तो dl का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, l, है ना, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ l हो गया। तो ये फॉर्मूला है आपका मोशनल ईएमएफ का, ठीक है। अब सुनो, क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म है तो इसको सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है। अगर वी बी एल म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तीनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो वी क्रॉस बी की जो डायरेक्शन होगी वो एल के साथ 0 डिग्री बनाएगा। तो 0 डिग्री बनाने का मतलब क्या हो गया, तीनों का तीनों ये सॉल्व हो गए, वी बी एल हो गया। इसका मतलब ईएमएफ का फॉर्मूला क्या है, बी एल वी। तो आज के बाद से हम क्या याद रखेंगे कि कभी भी कंडक्टर अगर मूव करेगा विद अ वेलोसिटी वी हैविंग लेंथ एल इन अ मैग्नेटिक फील्ड बी, देन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द रॉड इज बी एल वी, ठीक है। इसके एंड पे बी एल वी हो गया। तो उसको आप कैसे ट्रीट करेंगे, उसको ट्रीट करेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि ईएमएफ की तरह, एक बैटरी की तरह ये बिहेव करेगा, जिसकी ईएमएफ क्या होगी, बी एल वी। अगर इस कंडक्टर की अपनी एक रेजिस्टेंस है तो वो भी इंटरनल रेजिस्टेंस में आ जाएगा। तो इसको आप हटाकर एक सेल की तरह इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हैविंग सम इंटरनल रेजिस्टेंस, और ईएमएफ क्या होगा, ई, और ई कैसे लिखोगे, बी एल वी, ठीक है। तो आज के बाद से जितने भी क्वेश्चन अपन करेंगे, कंडक्टर अगर मूव कर रहा है तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखोगे, बी एल वी, ठीक है। अब अगर मान लो वेलोसिटी और लेंथ आपस में परपेंडिकुलर नहीं है, वेलोसिटी और लेंथ आपस में परपेंडिकुलर नहीं है, तो कैसे करेंगे। मान लो ये थीटा एंगल है, ठीक है, तो उसी फॉर्मूले को अगर यूज़ करो, इसी फॉर्मूले को यहाँ पे जो लिखा हुआ है, तो वी क्रॉस बी के बीच का एंगल क्या है, वी क्रॉस बी के बीच का एंगल तो 90 डिग्री है। अब उसका डायरेक्शन किधर आएगा, तो इसके परपेंडिकुलर आएगा, तो इसके परपेंडिकुलर हो गया ये ऐसे, यूँ आपस में। अब v क्रॉस बी और l के बीच का एंगल क्या होगा, वही एंगल ढूंढ लेते हैं। तो देखो ढूंढ के देखते हैं, ये थीटा है, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा हो गया, है ना, ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया, ठीक है। तो अब 90 माइनस थीटा यहाँ पे आएगा, l के जगह क्या आ जाएगा, l cos 90 माइनस थीटा, दैट इज इक्वल्स टू साइन थीटा। तो L इफेक्टिव क्या हो गया, L साइन थीटा। तो इससे मतलब ये समझ में आ रहा है हम लोग को। तो इसको सॉल्व करने पे ये आंसर आएगा, एंगल उनके बीच का देखोगे, V क्रॉस B और L के बीच का, तो cos 90 माइनस थीटा, इनके बीच का एंगल क्या है, 90 माइनस थीटा है। समझ में आ रहा है, मैं थोड़ा स्पीड में पढ़ा रहा हूँ। V क्रॉस B ऐसे, ये हो गया परपेंडिकुलर, और उनके बीच और किसके बीच का एंगल, L के बीच का एंगल। तो L क्या है, ये वाली L है, ये V क्रॉस B है, तो इनके बीच का एंगल 90 माइनस थीटा है, ठीक है। तो cos डॉट खोलोगे तो cos होगा cos 90 माइनस थीटा, तो L cos 90 माइनस थीटा ये साइन थीटा। अब इससे रिजल्ट ये समझ के आ रहा है, L साइन थीटा तो ये वाली लेंथ है, इसका मतलब वेलोसिटी के परपेंडिकुलर जो लेंथ होगी वही इफेक्टिव लेंथ होगा। तो यहाँ पे L इफेक्टिव लिख सकते हो, L इफेक्टिव क्या होगा, L परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, या फिर इस साइन थीटा को दे दो इसको, तो V साइन थीटा हो गया। उसको कैसे कंक्लूड करोगे,
तो v के दो कंपोनेंट ले लो, एक इधर एक इधर, तो वो वाला कंपोनेंट जो लेंथ के परपेंडिकुलर होगा उसी वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करोगे इससे, ठीक है। तो इस तरीके से इस चीज़ को कंक्लूड किया जा सकता है। अब मैं कुछ एग्जांपल लेके समझाता हूँ कि अगर ये स्ट्रेट नहीं रहा, कर्व रहा, तो कैसे देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। फिर हम देखेंगे रोटेट हो रहा है तो कैसे निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, या ईएमएफ कैसे निकालेंगे, ठीक है। इसको कॉपी कर लीजिए। अगर सरफेस कर्व हो तब कैसे देखेंगे वो ज़रा देख लेते हैं यहाँ पर भी। जैसे ये कर्व है, आधा है, एक रिंग है, आधा है, लेकिन ये कंडक्टिंग है, ठीक है। तो ये इस तरह से चल रहा है, इसकी वेलोसिटी इधर है। तो आप देखो अगर ध्यान से, तो इसकी जो परपेंडिकुलर लेंथ है, परपेंडिकुलर लेंथ वो यहाँ पर है, ऐसी है, ये आ गई परपेंडिकुलर लेंथ। तो ये कितना है, 2r है। तो यहाँ पर क्या होगा, इस जगह पे v क्रॉस b है, तो इधर पॉजिटिव चार्ज और इधर नेगेटिव चार्ज जमा हो जाएंगे, ठीक है। तो इनके एंड्स पे आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा आपको। तो एल इफेक्टिव इज द डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस ऑफ एक्सट्रीम क्लोजिंग एंड्स, एक्सट्रीम क्लोजिंग एंड्स के बीच का जो डिस्टेंस है जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा वही वाला लेंथ, दैट इज 2r। तो मोशनल ईएमएफ से कितना आएगा, बी एल, एल कितना है 2r इंटू वी, ये हो गया। लेकिन अगर ये सरफेस इस तरह से जाए, ऐसे घूम रहा हो, अब देखो, अब अगर देखो तो ये वाले जो एक्सट्रीम एंड्स हैं, एक्सट्रीम एंड्स वो पैरेलल है, दिस एक्सट्रीम एंड्स इज पैरेलल, दिस इज पैरेलल टू वेलोसिटी, ये वेलोसिटी है, ये एल है। तो इसका मतलब कोई पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप नहीं होगी। तो बिल्कुल सही बात है, डिफरेंस डेवलप नहीं होगी तो ए और बी डी दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। लेकिन यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो सकती है। तो परपेंडिकुलर लेंथ वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है, तो इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लेंथ ये वाली आएगी। तो व्हाट इज एल इफेक्टिव, एल इफेक्टिव इज आर। तो एल इफेक्टिव इज आर, सो ई इज बी आर वी अक्रॉस ए एंड सी, ये सी हो गया, इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस डेवलप होगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर कंप्लीट लूप हो जाए, कंप्लीट हो जाए सर्कुलर, तब कैसे करेंगे। तो देखो इस पे टोटल ईएमएफ अगर देखा जाए तो वो 0 होगा, लेकिन इसको अगर तोड़ तोड़ के देखो, इतना तोड़ दो, इसको तोड़ दो, तो ये ऐसा ही हो गया ये। तो इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं, एक बैटरी है जिसकी ईएमएफ बी एल बी, एल कितना है 2r, ठीक है, 2r है यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, और इसमें भी वही वैसा ही होगा। तो अब अगर ध्यान से देखो, अपना वो बेसिक नियम लगाओ जो आपने सेल के बारे में पढ़ा होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस नेट क्या बन गया, ई नेट इक्वल्स टू 0, क्योंकि प्लस प्लस माइनस माइनस इसमें कनेक्टेड है तो 0 होगा। और अगर आप फैराडे लॉ से इसको इस चीज़ को देखो तो फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आ रहा है, एरिया उतना ही है ना। जब ये मूव करेगा तो इसके अंदर जो फ्लक्स है वो कांस्टेंट रहेगा पूरे टाइम, तो ईएमएफ 0 होगी। लेकिन इंडिविजुअली पार्टिकल को फोर्स फील हो रहा है, तो इसके एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगी, इसके एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगी यहाँ और यहाँ पे, तो ये आएगा, ठीक है ना। अगर इन दोनों के बीच में पूछा जाए, इनके बीच में, तो बिल्कुल पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगी, ठीक है। तो ये था मोशनल ईएमएफ। अब इस पे एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जिसमें सर्किट भी इन्वॉल्व रहेगा, ठीक है। तो एक सर्किट वाला प्रॉब्लम करके देखते हैं। सर्किट में देखो कैसा है, यहाँ पर ये है एक कंडक्टिंग स्लाइडर जिसकी लेंथ L है और उसकी रेजिस्टेंस R दे रखी है, ठीक है। ये V वेलोसिटी से मूव कर रहा है इधर, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है B, यूनिफॉर्म है हर जगह। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इसमें करंट और इसमें करंट कितना फ्लो करेगा इसके मूव करने के कारण, ये क्वेश्चन है। तो मैंने क्या कहा था आपको कि एक कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करे तो उसके कारण ईएमएफ इंड्यूस होता है, और वो मोशनल ईएमएफ से ईएमएफ कितना निकल के आता है, BLV। उसको आप रिप्लेस कर सकते हो एक सेल के तरह, लेकिन उस सेल का पॉजिटिव टर्मिनल किधर होगा, नेगेटिव टर्मिनल किधर होगा, वो कैसे देखेंगे। तो V क्रॉस B ऊपर की तरफ आ रहा है, तो ऊपर की तरफ हो गया पॉजिटिव टर्मिनल और नीचे नेगेटिव टर्मिनल, और इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया R। तो ये हो गया क्वेश्चन आपके लिए, ये एक ईएमएफ है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। अब ईएमएफ की वैल्यू BLV, R इक्विवेलेंट देखते हैं, ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल है, और वो इसके साथ सीरीज में होगा, तो ये पैरेलल को जोड़ दिया सीरीज के साथ, तो R इक्विवेलेंट हो गया। तो इससे जो करंट निकल के आ रहा है इधर, ये वाली करंट I, वो क्या होगी, तो EMF बाई R इक्विवेलेंट, ठीक है।
और यही करंट इन दोनों में डिवाइड हो रहा है, I1 I2 में डिवाइड हो रहा है। किस तरह से डिवाइड होता है? इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस। क्या कर रहा हूं मैं, देखो ऐसा क्वेश्चन हो गया, ये ऐसा इस तरह से, हाँ इस तरह से, ठीक है। तो ये R1 है, ये R2 है और ये I है, ठीक है। तो यहाँ I1 आ रहा है, यहाँ पे I2 आ रहा है। तो अगर आपको I पता है, इंटरनल रेजिस्टेंस I अगर आपको पता है, तो ये इन दोनों में डिवाइड कैसे होता है, वही फॉर्मूला मैंने लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको नंबर भी मिल सकता है, कुछ वैल्यूज मिल जाए और सॉल्व कर लो। मैंने जनरल सॉल्व करके दिखा दिया आपको। और ऐसा भी हो सकता है कि इससे कोई रेजिस्टेंस ना हो, कोई रेजिस्टेंस अगर नहीं होगी तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, R को 0 करके, ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं फिर से उसी क्वेश्चन पे आगे बढ़ता हूँ जो मैंने पीछे किया था क्वेश्चन, कि इसको मूव करने पे कितना EMF इंड्यूस होगा। तो फ्लक्स का फॉर्मूला आपने याद रखा था और फिर उसको डिफरेंशिएट किया था, है ना। अब देखो अगर आप मोशनल EMF से करें तो सीधा एक लाइन में आंसर आ जाएगा। कैसे देखते हैं, यहाँ पे अभी B की वैल्यू क्या है, इस जगह पे B की वैल्यू क्या है, B की वैल्यू, तो B इक्वल्स टू म्यू नॉट I बाई 2 पाई A प्लस एक्स, यही है B की वैल्यू, है ना, म्यू नॉट I बाई 2 पाई R। अब EMF क्या होता है, B L V, ये L और V दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो BL भी लगा सकते हो। तो फॉर्मूला क्या बन गया, तो म्यू नॉट I L V बाई 2 पाई A प्लस एक्स, क्या यही था फॉर्मूला, सीधा आ गया एक लाइन में बिना किसी डिफरेंशिएशन से, ठीक है। अभी तक मैं ट्रांसलेशन मोशन दिखा रहा था, अब रोटेशनल मोशन के कारण EMF इंड्यूस क्या होगी ये देखेंगे, ठीक है। तो आज के लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और वो है मोशनल EMF इन रोटेटिंग रॉड, ठीक है। अगर रॉड रोटेट कर रहा हो तो मोशनल EMF कैसे देखेंगे उसमें। तो देखो मोशनल EMF इन रोटेटिंग रॉड में ये इस जगह में हिंज किया हुआ है, ठीक है, और ये ऐसे घूम रहा है इस तरह से। तो ये घूमने के कारण आप अगर मोशनल EMF लगाएं तो यहाँ से x डिस्टेंस पे अगर एक dx का छोटा सा रॉड लो तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, इधर वेलोसिटी होगी ओमेगा इंटू आर, आर कितना है x, ये होगी वेलोसिटी। अब इसके कारण छोटी सी EMF क्या इंड्यूस होगी, छोटी सी EMF, तो छोटी सी EMF होगी BLV, L क्या है इसका dx v, v लिख दिया ओमेगा x, ठीक है। अब x dx एक साथ हो गया तो b ओमेगा बाहर आ गया। अब आपको कहाँ से शुरू करना है, हिंज कहाँ पर है, 0 से कहाँ तक, L तक। तो 0 से लेकर L तक इसको इंटीग्रेट कर दो, तो इसका आंसर क्या आ जाता है, इसका आंसर आ जाएगा इंटीग्रेशन के बाद b ओमेगा L स्क्वायर बाई 2, दिस इज EMF इंड्यूस, ठीक है। अच्छा अब आ जाओ, अगर हिंज इस जगह किया रहता, इस जगह कहीं पर हिंज है जो कि L/3 पर है, ठीक है, और इधर 2L/3 पर है, तो देखो ध्यान से, जब ये रोटेट होगा ऐसे तो इसकी वेलोसिटी इधर होगी, इसकी वेलोसिटी नीचे होगी। तो इसको ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी ना बढ़ाते हुए मैं एक सिंपल सा एक आपको स्टेटमेंट लिख के बता देता हूँ कि जब आप इसको इंटीग्रेट कर रहे थे तो शुरू यहाँ हो रहा था, खत्म यहाँ हो रहा था, लेकिन इसमें अगर आप लिमिट इधर लें, मतलब x की वैल्यू यहाँ जाके dx लेंगे तो वेलोसिटी ऊपर रहेगी, लेकिन इसकी वेलोसिटी नीचे रहेगी। तो जब आप लिमिट लगाएंगे ना तो इसको नेगेटिव लगा दो, -L/3 से लेकर +2L/3 तक, तो अपने आप ही वो एक पोलैरिटी ऑफ सेल होकर ऐड हो जाएगा। इसको आप कैसे ट्रीट करते हैं, छोटे छोटे कई सारे सेल्स हैं जिसमें माइनस प्लस करके वो जुड़ रहा है, तभी वो टोटल EMF निकल के आ रहा है। वही काम यहाँ हो रहा है। तो बस आप लिमिट जो है वो माइनस से प्लस बस रख दो, अपने आप ही सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बस इसी इंटीग्रेशन को मैंने यूज किया, इसी कंसेप्ट को यूज किया, तो मैं कोई एलिमेंटल पोर्शन नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे, तो सीधा का सीधा इसमें EMF इंड्यूस इस तरह से आ जाएगा मोशनल EMF का, ठीक है। तो ये था रोटेटिंग। तो आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा कि EMI क्या होता है। EMI से हमने ये सीखा कि मोशनल EMF और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कारण होता है चार्ज को मूव कराने के लिए, ठीक है। अब अगले लेक्चर में अपन ये सीखेंगे कि सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है,
और उसके पहले में कुछ क्वेश्चन इसके भी हैं जो रह गए हैं, उनको मैं कंटिन्यू करूँगा अगले लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करें और इस टॉपिक को बढ़िया सा रिवाइज करके अगले लेक्चर में आए, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।